नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच 3 साल से गतिरोध कायम है। दोनों देशों की सेनाओं ने वहां मोर्चेबंदी कर रखी है। इलाके से सेना की वापसी और शांति बनाए रखने के लिए अब तक दोनों देशों के बीच 15 बार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस बार चर्चा का अंतराल लंबा हो गया। गौरतलब है कि भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच 11 मार्च को 15वें दौर की वार्ता हुई। इसके बाद से करीब 4 महीने बीत चुके हैं। वार्ता का कोई नया दौर नहीं हुआ। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई थी। इसमें जयशंकर ने सीमा विवाद समेत सभी बकाया मसले बातचीत से हल करने का जोर दिया। यी ने भी इस मामले पर सहमति जताई। जयशंकर ने चीन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की वापसी और हवाई उड़ानों का मुद्दा यी के समक्ष उठाया था। जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री यी ने इस बात से भी सहमति जताई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव के बिंदुओं का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालना आवश्यक है। इस गतिरोध से जुड़े सूत्रों के अनुसार जयशंकर ने यी से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए सैनिकों की वापसी का काम पूरा करने के लिए दबाव डाला है। गौरतलब है कि जून के आखिरी सप्ताह में एक दिन सुबह लगभग 4 बजे चीनी सेना के विमान ने उड़ान भरकर तनाव बढ़ा दिया। यहां तैनात सैनिकों ने इसे देखा और सीमा क्षेत्र में तैनात स्वदेशी रडार ने भी इसे पकड़ा था। सूत्रों ने कहा कि संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दूसरे पक्ष को बचना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। देखना यह है कि क्या भाई ये किसी गलती के तहत आ गए थे या इन्हीं ने जान के भेजा है। इसलिए कि चाइनीज़ जो हैं इस तरह की हरकतें हम देख रहे हैं कि वो ताइवान में भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी दूसरे देशों के साथ भी उन्हीं ने इस तरह का किया है। क्या ये एक थ्रेट परसेप्शन या को बढ़ाने वाली हरकत है कि भारत अलर्ट हो और भारत भी डिप्लॉय करे, अपने को रेडीनेस पोजीशन में रखे और जिससे कि उसकी इकनॉमी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़े, या बाय मिस्टेक आए थे। खबर में ये भी आया है कि जब से भारत ने उनको चेतावनी दी है तब से इस तरह की हरकत नहीं हुई। हमारा चाइना के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि इसको बहुत हाई लेवल पे भारत उठाएगा इस मसले को, और हम लोग पूरी तरीके से सक्षम भी हैं डील करने के लिए। अगर वो इस तरह की हरकत दोबारा हुई तो इंडिया वार्निंग देके उनके जहाज़ को क्षति भी पहुंचा सकता है। भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो चाहता है, उसकी नीति ये कि बातचीत के माध्यम से मसले हल हों, लेकिन ये कि दूसरी तरफ उसकी सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार हैं, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनसे डील करने के लिए। और यही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में या साउथ चाइना सी में जो देश हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार सिंह, नेता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। ललन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये जो खबरें आती हैं कभी कभी कि चीन का एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में घुस आया है, कभी ये खबर आती है कि उनके सैनिक घुस आए हैं। एक आध खबरें हमारी तरफ से भी जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि हमने भी कुछ ये कर दिया है, कि ताकि कहीं तो लगे, क्योंकि लंबा दौर चल गया बातचीत का, लेकिन हल निकलना कहीं हो नहीं पा रहा है। और हम खूब लाल आंखें दिखा रहे हैं, कैसी आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन व्यापार के समझौते हैं पीछे और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो क्या माने इसे कि ठीक है, हम अपनी जगह पूरी तरह से देश की रक्षा करने में बहुत मजबूत हैं, सशक्त हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक मजबूरियां हैं ये कभी कभी लड़ाई को कमज़ोर नहीं कर देती क्या? हालांकि मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आपने एकदम सही सवाल पूछा है। जब किसी चैनल और नेशनल चैनल पे जब बैठते हैं तो दोनों तरफ की बातों को लोगों चर्चा में आना चाहिए, और इससे सरकार को और लोगों में जागरूकता पैदा होगी, जिससे हम अपनी सामरिक दृष्टि से मजबूत होंगे।
मैं पहले तो ये बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में और जो इलाका गलवान, हॉट स्प्रिंग और कुछ पैंगोंग झील के पास ये टकराव वाले इलाके हैं। और अगर जून के अंतिम सप्ताह में किसी तरह का चीनी कोई विमान, चाहे वो लड़ाकू हो या किसी तरह का भी हो, अगर वो हमारे इलाके में अतिक्रमण किया, हालांकि हमारी जो एयरफोर्स की जो मानक संचार प्रक्रिया थी, उन्होंने स्वदेशी रडार से उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और अपनी कार्रवाई भी कर दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोपनीय चीज है, और जैसे ही हमारे द्वारा स्वदेशी रडार का एक्सेप्टेंस हुआ, इनको विरोध भी दर्ज हुआ और हमारे एक्शन के बाद वो वापस भी चले गए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपने जो एक प्रश्न पूछा है वो बहुत सही पूछा है। 3 साल हो गए और गलवान के पास 15 बार हमारी बातचीत की दौर भी हो गई, लेकिन सोनवा में इतनी देरी क्यों हुई? मतभेद और दुनिया की जो अभी सामरिक हालात हैं वो भी एक कारण है। और सबसे बड़ी बात कि जो इंडोनेशिया के बाली में G20 के बीच में हमारे और उनके विदेश मंत्री का जो बात हुआ, तो जयशंकर जी ने बहुत साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों को जल्द वापसी किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि 16वां दौर की बातचीत हो। और बातचीत में भी बहुत साफ है कि आप अपने 60,000 जो सैनिक हैं आमने सामने खड़े हैं, 3 डिवीजन भारत की भी है। और आपने एक प्रश्न बड़ा सटीक पूछा कि क्या इस तरह की बातें हमारी भी होनी चाहिए जिससे वो भी दबाव में रहे। तो मैं एक चीज बताता हूँ, चीन को भारत 2 टूक जो दलाई लामा को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बधाई दिया उनके जन्मदिन पर, ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए हलचल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे माननीय अतिथि हैं, उनकी उम्र 80 पार कर चुकी है और अभी कुछ ही दिनों के बाद वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने जा रहे हैं, लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं। कि ये सब चीजें क्या हुआ, वो उनको एक सबक देने का तरीका है कि अगर तुम कभी आदमी के द्वारा उत्तराखंड के इलाके में और कभी तुम अपनी विमानों को हमारे इलाके में उत्पन्न करोगे तो हम तुम्हें अपना ताकत और अपनी समझ और अपनी कूटनीतिक जानकारी तुमको दे रहे हैं। और उसको बहुत तकलीफ है कि क्यों आप दलाई लामा साहब को बधाई दिया। तो ये हमारे भारत में अतिथियों का सम्मान होता है, इस तरह से बताई गई है। लेकिन ये भी एक चीज के ऊपर दबाव है कि देखो पूरी दुनिया में दलाई लामा को एक सम्मान मिलता है और हमारे वो अतिथि हैं और हमारी भी नजर तुम्हारे तिब्बत और अपने LAC के ऊपर है। ऐसा मत समझो कि तुम कभी ताइवान और कभी कहीं, ये हमारा भारत मजबूत है। लेकिन आपने जो कहा है ये बात बहुत माने रखता है और जल्द ही ये ध्यान देने की बात है कि पूर्वी लद्दाख से ठीक है, ठीक है। सुधा जी, क्या लगता है कि हम बहुत लंबे समय से लाल आंखें दिखा रहे हैं लेकिन उन लाल आंखों का असर कुछ नहीं हो रहा है? हाँ जी चंद्रमोहन जी, मैं भारतीय होने के नाते उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बेहतर हो। आशा करती हूँ कि जो स्थितियां दिखाई जा रही हैं वो बेहतरी को ही दिखाती होंगी। लेकिन आप जब तथ्यों के साथ विश्लेषण करते हैं तो आपको मालूम है कि डोकलाम पठार पे भूटानी क्षेत्र के भीतर जो सैटेलाइट के द्वारा चीजें दिखाई गई थी, और किसके द्वारा ये आपको मालूम है कि जो चीन का अपना सैटेलाइट था CGTN के द्वारा, उसमें दिखाया गया था कि भूटानी क्षेत्र के भीतर 2 किलोमीटर का एक नगर बसा लिया गया है और 9 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसको सैटेलाइट से पिक्चर भी थी, उसको दिखाया गया था। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार का ये फर्ज बनता है कि जनता को इस बात का विश्वास दिलाएं कि जो हमारे 60,000 सैनिक वहां पे तैनात हैं, जो इतने दौर की वार्ताएं हो रही हैं, 3 साल से स्थिति विपन्न बनी हुई है, उसके बारे में सही रूप से जनता को पता हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं बेहतर है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो गलत है, ये न गांव बसा है न सड़क बनी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं अपनी सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए, ये हर भारतीय को जानना चाहिए। और सरकार का फर्ज बनता है कि अगर हमें बरगलाने के लिए तस्वीरें आ रही हैं तो हमें बताया जाए, अगर ये हकीकत में है तो बताया जाए। लेकिन ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है पिछले 3 सालों में, सैनिकों
कि वहां पे जमावड़ा है, सैनिक वहां पे है। सैनिक हर देश की थाती होता है, तो जाहिर सी बात है 60,000 जो वहां पे खड़े हैं वो हमारे भारत माता के पुत्र हैं। उन्हें कोई भी रंच मात्र, लेश मात्र भी कोई ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीजें होने पाए। तो जो स्थितियां हैं स्पष्ट होनी चाहिए। वार्ता में 4 महीने की देरी है, क्यों हो रही है? ऐसे कौन सी स्थिति बन रही है कि भूटानी क्षेत्र, भूटान कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैटेलाइट कह रहा है कि ऐसा है, भारतीय जो विदेश के लोग हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय बोले ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है, कैसे दुरुस्त होगा, उसके लिए हमारे प्रयास क्या हो रहे हैं, हमारी विदेश नीति, हमारी सरकारें, हमारी चीजें कैसे बेहतर हो सकती है। यथास्थित सरकार को बतानी चाहिए जनता को कि हम ये जाने तो कि जो लोग बता रहे हैं, जो लोग दिखा रहे हैं और जो है उसके बीच में, वार्ता के बीच में 4 महीने का गैप आखिर क्यों हो रहा है? ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, क्या लगता है कि बार बार इस तरह की खबरें आती हैं, कभी एयरक्राफ्ट हमारी सीमा में आ जाता है, कभी सड़कें बनने की खबर आती है, कभी गांव बसने की आती है, और आप बराबर लाल आँख दिखा रहे हैं लेकिन वो लाल आँख कहीं दिख नहीं रही है चीन को, तो क्यों नहीं वो खबरें आती हैं कि हम भी वहाँ चले गए हैं? चंद्रशेखर जी, देखिए, जहां तक अभी ललन सर ने कहा, सुधा मिश्रा जी ने कहा कि पहले हम भारतीय हैं, भारतीय के नजरिया से अगर देखा जाए तो जो भी हम से जो अभी जो वार्ताएं होनी थी नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही विदेश मंत्री जी ने इस पे बैठक भी किया, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ इसका तो अभी तक कोई विशेष ऐसा जानकारी खुल के नहीं आया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात रहा सीमा पे, तो जो हमारे सैनिक तैनात है या किसी प्रकार का जो गतिविधि, सबसे पहली चीज तो ये है कि चाइना चाह नहीं रहा है कि वो इस तरह की कोई शांति जो है बहाल हो, क्योंकि देखिए उनका एक ही मकसद है। अब सुनिए, आपने कहा ना हम भारतीय हैं, किस प्रकार से, सुनिए भाई सुनिए सुरेंद्र जी सुनिए, देखिए आपने कहा ना कि हम भारतीय हैं। दरअसल अब भारतीय में भी एक उच्च गुणवत्ता की, क्वालिटी की एक नस्ल आ गई है कि आप भाजपाई हैं। हाँ, है ना? ठीक है, कहने ना, अरे भाई सुन लीजिए भाई सुन लीजिए, भारतीय से भी एक उच्च, भारतीय में भी कौन सा उच्च गुणवत्ता का भारतीय है कि भाई ये भाजपाई है तो वो सही भारतीय है ना? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए मुझे इधर उधर मत ले जाइए, क्यों नहीं हमारी भाई मैंने तो अभी देखिए ललन सर की भी बात का मैंने कहा, सुधा जी भी जो बात कही वो भी एक, मैंने तो अभी देखिए उन्होंने तो भाई भारतीय, उन्होंने तो भारतीय होने के नाते क्या दी बात। भाई देखिए, कोई सुन लीजिए, उन्होंने तो कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने तो भारतीय होने की बात कही। लेकिन भारतीय में मैंने कहा ना, उच्च गुणवत्ता का भारतीय कौन है कि वो जो भाजपाई है वो उच्च गुणवत्ता का भारतीय है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लगता है आपको, आप लगातार वार्ता पे वार्ता कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ये देश की जनता कहीं तो कुछ ऐसा चाहती है कि भाई कुछ तो दिखाई दे कि दरअसल हो क्या रहा है। और आपके पास बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि लोगों को समझ में नहीं आती है। छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, अब उनको ये कहीं दिखाई देना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो उनके बड़ा आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है अभी। नहीं चंद्रशेखर जी, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा जब हमने 370 हटाया, अरे भाई 370 राम मंदिर और ये सब लेके आप, तो ये नहीं है, मैं इसका क्या लेना देना है 370? हमारे सीमा से ही नहीं, चीन का क्या लेना देना है? जम्मू कश्मीर भी हमारे जी, मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा था सीधा सीधा जवाब मुझे दे दीजिए। उच्च गुणवत्ता के भारतीय हैं, आप भाजपाई हैं, इसलिए कि क्या चल रहा है, क्या लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? यही वार्ता का दौर चलता रहेगा? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम तो अक्साई चीन को भी लेंगे, तो फिर लगता है लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए आपने भाजपाई का नाम ले ही लिए, तो जब तक जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं, तब तक जो है जो भी हमारे सीमाएं लग रही है, इंटरनेशनल सीमाएं जो भी है, चाहे वो
चाइना हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या भूटान, जो भी है, कोई आंख उठा के जो है ना भारत के तरफ नहीं देख सकता है। इस बात को आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जान रहा है। पिछले 8 साल में आपने देखा होगा, मैं मानता हूं कि चीन जो है बीच बीच में जो है वो कुछ घुसपैठी करते हैं, लेकिन नेपाल आप कहाँ रहते, कहाँ हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो महाराज? आँख छुपा के चीन अंदर घुस रहे, देखिए कहाँ पे आप लोग एकदम लगे रहते हैं पाद पूजने में, एकदम पाद चरण लेके पूज रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। अरे सच्चाई भी देखिए, हमें पता है जी। सुनिए, ये तो अभी 8 साल से, सुनिए 8 साल से हमारी सरकार है और ये मामला आज से नहीं है, ये 64 साल 65 साल पुरानी मामला है। तब आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आपके सरकार में ही। अरे भाई इनने नहीं किया कुछ, तभी तो आपको लाए हैं। हमारे जमीन जो है कब्जा कर लिए, आपके सरकार में। सुनिए, तो जब से हमारी सरकार आई है, एक भी इंच जमीन जो है कब्जा नहीं हुआ है हमारा। 3 किलोमीटर पे शहर बन जा रहा है, 9 किलोमीटर की सड़क बन जा रही है। कहाँ है आप लोग? आंख नहीं मिला पा रहा है, आंख छुपा के अंदर घुस जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे भाई सुधा जी, मैं आऊंगा। सुनिए सुरेंद्र जी, अरे सुरेंद्र जी, एक तो ये दोनों नारे बदल लीजिए, एक के बदले 10 सर। और ये आंख कोई उठा नहीं सकता है, क्योंकि सब आंख उठा के बराबर काम कर रहे हैं। सुनिए, और मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल जैसा देश जो हमेशा से भारत के बिल्कुल एकदम छोटे भाई की तरह रहा, वो भी कह रहा है कि लिपू लेक पर ड्रोन से मैपिंग करवा लेते हैं। कहाँ हैं आप? है कहाँ आप? कैसी बात करते हैं आप? चंद्रशेखर जी, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल। ललन सिंह जी, ये देखिए, बिल्कुल मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, एक के बदले 10 सर, और ये कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और नेपाल जैसा देश भी इस समय जो कहीं ना कहीं की कड़वाहट आई है, ऐसी कड़वाहट थी नहीं कभी नेपाल से भी। चीन तो खैर अपना काम कर ही रहा है, तो क्या लगता नहीं है आपको कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रासंगिक बात होनी चाहिए जिसको आम आदमी समझ जाए? हाँ, चंद्रशेखर जी, बहुत साफ है कि सामरिक दृष्टि से चीन को हम किसी भी हालत में उसको समझने में भूल नहीं करना। उसकी विस्तारवाद सोच और उसकी जो सामरिक आक्रामक तौर तरीके हैं, वो पूरा साफ है पूरी दुनिया को। मानता हूँ भारत भी राजनीतिक, आपने बात किया है तो मैं इसके जवाब में राजनीति भी बोलूंगा कि पाक और चीन दोनों को भारत लगातार कुछ कूटनीतिक और राजनीतिक भी बौखलाहट को बढ़ा रहा है। अब आप देखिए G20 का जो एक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हम भारत अध्यक्ष के तौर पे कार्यरत है, और वो जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी आयोजन की जो बात चल रही है, तो पूरे तौर पे चीन और पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा हुआ। तो ये क्या है, एक तरह से हम दबाव बना रहे हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि जो पीओके के रास्ते से 90,000 करोड़ डॉलर का जो चीन का जो निवेश पाकिस्तान के अंदर है, वो डरा हुआ है कहीं ऐसा ना हो। मैं अंदाज से नहीं बोल रहा हूँ, जब लड़ाइयां होंगी और सामना एक दूसरे का होगा, तो हमारी दिल्ली की जो मिसाइल है ना, वो अक्साई चीन और पीओके के रास्ते को नेस्ताबूंद करने की ताकत रखता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चीन के पास LAC के ऊपर, जैसा डॉक्टर मैडम बोल रही है, बात में दम है कि वो S-400 और अपनी जो एयर और जो वहां में मिसाइल्स वो पूरी तौर पे डिप्लॉयड कर चुका है। लेकिन एक बात और है, हम भी बैठे नहीं है, और मैं अगर इस बात को बोलूं तो हो सकता है राजनीति प्रवक्ता साहब लोगों को खराब लगेगा। 62 में हमारी हालत बहुत बहुत खास्ता था, और 1971 में जब मैडम इंदिरा जी आई थी, तो एक ताकत पूरी दुनिया के सामने भारत का अंदाज
वो बहुत बेहतर था। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी वो स्थिति नहीं है कि LAC के ऊपर हम ये भी मानते हैं कि हमसे सामरिक रूप से वो चीन बहुत उच्च स्तर का ताकत रखता है, लेकिन जो हमारे पास भी ताकत है, हमने जो 3 डिवीजन वहां अपने आप को डिप्लॉय किया है हमारे जनरल पांडे साहब के द्वारा आने के बाद, वो इतनी मजबूत है, इतनी आसानी से आंख दिखाने में उसको दिक्कत होगी। ये मैं सामरिक जानकारी के तौर पे बताता हूँ, लेकिन मैं 62 और 65 उसकी भी याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ बहुत कमियां थी वो जनरल कॉल के टाइम में, जिसका अंदाज करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने बहुत सही कहा, ये नेपाल लिपू लेक और छोटे छोटे सीमा विवादों को वो बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाकर वो इसलिए महसूस कराना चाहता है कि जब एक कुत्ता रात में बोलता है तो कई कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ये अमर्यादित बात है, हालांकि हमारा उनसे रोटी और बेटी का संबंध है, लेकिन जब सामरिक बात होती है तो वो चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे पाकिस्तान हो। और एक चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि 15वां दौर बाद के बाद इतनी लेट क्यों हो रही है। हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा बहुत बहुत असमंजस में है, जो देश के लिए एक बहुत चिंता की विषय है, वो सबसे ज्यादा हमारे को कष्ट दे रहा है और हम बाहरी सुरक्षा में अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। ये बात को भी समझना आज की जरूरत है और सभी पार्टियों को इस बात पे गौर करना पड़ेगा। अभी आवश्यकता है कि LAC और LFC के ऊपर और मजबूती दिया जाए और बिना वजह किसी तरह की बात के बजाय चीन को ये महसूस कराना पड़ेगा कि अगर तुम रूस के साथ हो तो हमारा भी रूस के साथ है और अमेरिका के साथ भी है और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत की ताकत को नहीं समझ रहा है। तो फिर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा चंद्रशेखर जी, इसमें दो राय। ठीक है सुधा मिश्रा जी, देखिए ललन सिंह जी ने जो कहा, दरअसल कहीं तो कुछ नज़र आना चाहिए। भारतीय लोगों की स्मृति इतनी कमज़ोर है कि जिस तरह लगातार वार्ता चल रही है, अब तो कुछ लोगों को ध्यान भी नहीं होगा कि वार्ता चल रही है। जी चंद्रशेखर जी, सबसे जो अहम मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा का है, उसके बाद जो आंतरिक मसले होते हैं, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे छीटाकसी कर रहे हैं, वो मसले अलग हो जाते हैं। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो पिछले वर्षों में स्वतंत्रता के बाद देश में किसने क्या किया, क्या हम कर रहे हैं, इस पे तानाकशी और छीटा करने से बेहतर होता है, क्योंकि उस समय की स्थिति हमने अंग्रेजों के शासन से खुद को आजाद किया, शुरुआत शून्य से की और आज हम जिस स्थिति पे हैं उस पे हमें गर्व करना चाहिए। और आज की राजनीतिक पार्टियां करती क्या है, उस शून्य से 60 तक के आने की बात पे उन्हें गर्व नहीं है। उन्हें लगता है कि 14 में उनका शासन आने की वजह से देश शून्य से शुरुआत कर रहा है। ऐसी मानसिकता पे शर्म आते हुए हमें उन बातों को देखना है कि अगर हमने अनेक युद्धों को जीता है, हमने हमेशा शत्रुओं को मात दी है, हमारी सेना का पराक्रम विश्व में पढ़ा जाता है, हम जानते हैं और हमें गर्व है उस भारतीयता के गर्व को अपने अंदर रखने का। लेकिन दूसरी बात है कि अगर चीन अपने हमारे सीमा के पास एयरवेज बना रहा है, एयर डिफेंस पोजीशन ले रहा है, हेलीपैड्स बनवा रहा है, संख्या दोगुनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, उस पे बात क्यों नहीं होती है। हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या कर दिया। कांग्रेस ने आपको वह जगह, वह स्थिति, ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने गड्ढे भरे, बिल्कुल गड्ढे भरे हैं, सड़क समतल है, अब तो कुछ करके दिखाओ, करना क्या है तथ्य में दिखाओ। तो ऐसे राजनीति में सिर्फ पीछे, ये लोग रिले दौड़ में नहीं है। रिले दौड़ में क्या होता है चंद्रशेखर जी, हम दौड़ रहे होते हैं, सामने वाला मसाल लेके खड़ा होता है, हमें पकड़ के आगे दौड़ना होता है। ये लोग ऐसे हैं कि कोई सामने से दौड़ के आया है, शुरुआत शून्य से हुई और देश यहाँ तक आगे पहुंचा, विकसित होने की उसमें पहुंचा। इन्होंने वो मसाल तो पकड़ी, ये वापस दौड़ रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने किया। अरे तुम 8 साल से हो, आप लोगों की सरकार है, अब देश वहां उठ 8 सालों में कहां से कहां पहुंचा। रिले दौड़ो, ऐसे पीछे मुड़ के दौड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रखे, तुमने ये किया, हम ये करेंगे। उन्माद, आक्रोश, धर्म, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ के प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारतीय लोग पे गर्व करिए, उस भारतीयता पे गर्व करिए जिसकी हमें जरूरत है।
इस तरह से देश को उन्माद में बांट नहीं सकते। सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, जिस चीन से व्यापार की बात, जिस चीन से मेरा सवाल तो सुन लीजिए भाई, जिस चीन से व्यापार की बात हो सकती है उससे ये बात क्यों नहीं हो सकती कि आप हितों की भी अनदेखी मत कीजिए और हमारी जो मर्यादा है उसका भी उल्लंघन मत कीजिए। अगर आपकी मर्यादा है तो हमारी भी मर्यादा है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। ये बात क्यों नहीं हो सकती है? तो आप चंद्रशेखर जी, आप देखिए पिछले कई वर्षों से जो सीमाएं पे जो घुसपैठी होती थी तो उस पे रोक लगा है, और जो हमारे सैनिक वहां पे तैनात है पूरी ताकत के साथ जो है सीमा पे जो है थोड़ा सा भी जो है किसी को जो है ना पल वो करने के लिए नहीं दे रहा है। तो ये तो हमारी सेना के बारे में कोई सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं। हमारा सवाल सेना के शौर्य के बारे में है ही नहीं। अभी ये कहा कि पिछले 8 साल से 14 के बाद जो है ये हम नहीं कर रहे हैं। 14 के बाद जो है हमने ये किया, हमने वो किया। ये देश की जनता को मालूम है कि 14 के बाद क्या हुआ, था ही नहीं। पहले कुछ था ही नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। 2014 में ही सब कुछ। लोगों को रुला रहे हो। अरे जनता नहीं, मैं आपसे, देखिए भाई, मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। को समझ आ चुका है कितने लोगों और देश की जनता अरे भाई देखिए, सुनिए खुदा जी, आप इस बात को मत भूलिए कि 2008 के बाद कांग्रेस की सरकारों में हर जनता जो है जिनको बैठा तो जनता ऐसे, मैं देखिए आपसे, मैं वो ऐसे नहीं मिला। नहीं, आप देखिए सुरेंद्र जी, खरा उतरने का काम। अरे भाई सुनिए, खरा उतरने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अरे सुनिए तो आप, सुधा जी सुनिए, ये आप जो कह रहे थे ना, नहीं आप सुरेंद्र सिंह जी भाई सुन लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी, अरे भाई सुन लीजिए, मेरा सवाल क्या था? मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। आप कहने लगे सैनिक रक्षा कर रहे हैं। सैनिक सबके हैं भाई, आपके नहीं है, सबके हैं, पूरे देश के हैं, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये था कि कूटनीति, विदेश नीति क्या है? हम आंतरिक रूप से क्या ऐसा एजेंडा बना रहे हैं जहाँ चीन को ये समझाया जाए कि बराबर रहना ठीक है लेकिन आंखें दिखाना ठीक नहीं है? मैं इस बात के बारे में सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं सैनिक रक्षा कर रहे हैं, सैनिक तो हमारे भी हैं, सबके हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में मेरा कोई सवाल नहीं था आपसे। चंद्रशेखर जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चाहे वो चाइना की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, आप देखिए ना, कौन हाथ उठा के देख रहा है भारत के तरफ? भारत जो है पूरी ताकत के साथ जो है उन लोग हो जाते हैं, उसके ऊपर खरा उतर के और उनको जवाब दे रहा है और उनको कह रहा है कि जो गलतियां आपने बहुत साल पहले किए अब आप भूल जाओ, अब वो गलतियां मत करना। भाई वो रोज नई गलतियां कर रहा है, भाई वो रोज नई गलतियां कर रहा है, रोज नई गलतियां कर रहा है, 99 में और उसने गलतियों का रिकॉर्ड बना दिया है। भेज दीजिएगा, शायद इनको तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। ये जुमलों की बात करते हैं तो जुमले सुने इन्होंने, इनको जुमले में आप देख लीजिए ना, 1999 में कितनी सरकार थी, मैं सारी बातों को जवाब कर रही हूँ। पाकिस्तान को अंदर भेजा कि नहीं भेजा? मैंने कहा ना, आप तथ्यों पे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। व्यक्ति अगर तथ्यों पे बात करे तो अच्छा लगता है। देखिए, सत्य की ही बात है। आप खुद जो है लाइन से घुमा देते हैं और आप हमको बोलते हैं। नहीं, कोई घुमा नहीं रहे आपको, कोई घुमा नहीं रहे। लाते कहाँ से हैं? चेहरे पे रखे चेहरे की बातें कहाँ से भाई साहब? इतनी मासूमियत कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये मासूमियत की तो कोई बात ही नहीं है। इतनी मासूमियत कहाँ से लाते हैं आप लोग? पिछले 8 साल में सिर्फ मासूम दिखने की कोशिश जो कि फेल हो रही है। ऐसा मत करिए, सच्चे में बात करिए। फिर आप जो है फिर आप घुसा दिए ना कि फेल हो रही है। हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं? आप मुझे एक जगह
कोई नाम बता दीजिए कि आप यहाँ इस विभाग में खड़े हो गए। अभी तक मैंने आपसे सर कहा कि जो तथ्य मैंने दिए कि एयरवेज बन रहा है, एयरक्राफ्ट उनकी तैयार हो रही है, उन्होंने ये सब कर लिया है, हम क्या कर रहे हैं उसकी सूचना हमको मिलनी चाहिए बस। और कोई मैंने कि हमने भी डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हमने भी जो है अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया है पिछले 8 साल में। देखिए हम तमाम ऐसे उनकी तस्वीर क्यों आ रही है, हम हमारी तस्वीर खरीदा करने आनी चाहिए। अब हमारी तस्वीर आनी चाहिए देश के अंदर बने। सुरेंद्र जी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ललन सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, एक बात तो जो इंडोनेशिया बारी में हमारे विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री से जो बात निकल के आई है, वो मैडम और बीजेपी वाले प्रवक्ता साहब जरूर जानते होंगे कि चीन के विदेश मंत्री ने एक बड़ा साफ लफ्जों में कहा है कि सीमाओं पे दोनों देशों को क्षमता शांति बनाए रखने का है। तो वो जो बात उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए क्षमता और इच्छा दोनों देशों में है, तो क्षमता का मतलब ये होता है कि चीन को भी ये समझ में है कि भारत एक मजबूत शक्ति का देश है। उनकी जो प्रोफेशनल फौज है, मैं फौजी बात कर रहा हूँ, वो इतनी अभी ताकतवर है कि तुम्हें आराम से मौका कोई मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हारी पुरानी विरासत और इतिहास है विस्तार बात का। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उनका विदेश मंत्री ये कहता है वो कि इच्छा और क्षमता दोनों देशों के पास है, तो अगला 16वां दौर की जो मीटिंग हो उसमें जयशंकर जी ने जो कहा है कि आप गोगड़ा हो, हॉट स्प्रिंग हो, पैंगोंग झील हो, गलवान हो, पूरी तौर पे सेना को हटाइए, इग्निशन की स्थिति मत पैदा कीजिए। और अगर ये होता है तो समझिए कि माहौल एलएसी के ऊपर इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इनको बिजनेस भी करना है। हमारे बच्चे चीन में पढ़ने जाते हैं, उससे भी उनको फायदा है। हमारी आबादी भी बहुत है, उनकी आबादी में काम करने की काबिलियत भी बहुत है। मैं आऊंगा सुधा जी आपके पास, बिल्कुल। मैं ललन सिंह, मैं एक मिनट, सुधा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ललन सिंह जी, मैं आपके जवाब का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन जो ये राजनीति का मुलम्मा इन सवालों पर चढ़ा दिया जाता है ना, जवाबों पे, उसका विरोध रहता है लगातार। आपने जो जवाब दिया उसका पूरा सम्मान है, लेकिन जो जवाब हम चाह रहे थे सुरेंद्र सिंह जी से, वो जवाब हमें नहीं मिला। सुधा जी, सुधा मिश्रा जी। मैं बस चंद्रशेखर जी एक बात कहना चाहूंगी। हमारी सरकारें पिछले 8 सालों से हमारे युवाओं को और हमारे भारतीय लोगों को ये सिखाते हैं कि चीनी फुलझड़ियों का प्रयोग न करें, पटाखों का विरोध करें, ये बताया जाता है हर गली कूचों में। हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न भाई से पूछना चाहूंगी, सुरेंद्र भाई से, कि जब आपको टेंडर देना होता है, सबसे महंगा टेंडर मेट्रो के सामान बनाने के लिए चीन को दिया गया है, क्या वजह थी? आप यहाँ की जनता को बताते हो कि यहाँ की फुलझड़ियां नहीं खरीदती है, देशी चीजों का सम्मान करना है, और आप उसी जनता के आंखों में धूल झोंक के सबसे बड़ा टेंडर जो पास कराते हो, सबसे महंगा करोड़ों का, वो चीन को देते हो। ये बताओ ना जनता को फिर, क्या आप उसको बरकला रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब सूचनाएं आपको मिल जाएंगी तो आप जनता को कि तुम पटाखे मत जलाओ, हम मिसाइल लगाएंगे, उनको देंगे पैसा पूरा पूरा उठा के। ये कौन सी राजनीति का नियम है और ये कौन सा राष्ट्र प्रेम, कौन सा देश प्रेम, कौन सी भारतीयता? इसका उत्तर आप प्लीज मुझे दे दीजिए। सुरेंद्र जी, देखिए सुधा जी, आपने जो कहा कि जो फुलझड़ियां हैं, ये तमाम चीज जो है, हम तो अभी हमारी सरकार को 8 साल हुए, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हमने बहुत ऐसे उनके जो प्रोडक्ट जो हमारे देश के अंदर आते थे, हमने उनके माध्यम से उनको कमजोर करने का हमने काम किया। हाँ, जो टेंडर की आप बात कर रहे हैं, ये मैं मान सकता हूं कि इतनी बड़ी जो है हमारे पास आपने चीन को दिया, बहुत से देशों में टेंडर पास किया होगा ना, उसकी वजह पूछ रही हूँ मैं आपसे। ऐसा नहीं कि एक देश ने टेंडर भरा और आपके पास कोई वजह नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, आपने चीन को दे दिया। क्योंकि देश के विकास की बात थी तो आपने चीन को दिया। क्यों? क्योंकि कोई और देश नहीं आया था। आपको लगा कि चीन को नहीं देंगे तो देश का विकास नहीं होगा, तो आपने दे दिया। ऐसा नहीं होता है, विकल्पों में और देश भी आए होंगे। ऐसा हमने नहीं कहा, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि विकास नहीं होगा या विकास होगा। ये आपका जवाब हो सकता है, आपको जवाब देते पता होता है।
जवाब पता नहीं, आप खुद सवाल कर रहे हैं, खुद जवाब आप खुद दे रहे हैं कि विकास कैसे होगा, फिर आप ये खुद कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं विकास है। की कोई बात नहीं है, विकास के सुधा कोई जी सवाल ही नहीं है। देखिए, आप विकास का आप कहाँ जो सवाल है है इसमें? पोल खोल रही हूँ, समझिए बात हमारा पोल नहीं खोल रहे हैं। जो आपने 7 सालों में जो किया है, बात करने के जिस 3 कारण से आज जो है हमारे देश का हालत ये है, वो खुद आप बता रहे हैं। सुन लीजिए, बात कहने के 3 ढंग होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में बात समझ में आपको आती है, लक्षणा व्यंजना समझ में नहीं आती है। अभी तक बातें लक्षणा और व्यंजना में हो रही थी, प्लीज समझा करे भाई, सिर्फ अभिधा में बात नहीं होती है। तो आपको मैंने लक्षणा और व्यंजना में समझाया। नहीं, हम देखिए, हम भी समझ रहे हैं और देश भी समझ रहा है। बिल्कुल, अब समझेगा देश। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं भी समझ रहा हूँ और देश भी समझ रहा है। और जहाँ तक आपने देखिए टेंडर की बात आपने किया, हो सकता है कि उसमें कई देशों के लोगों ने टेंडर भरा होगा। अब उसमें कहाँ टेक्निकल भाई क्या देखिए सुनिए, आपकी बातें तो व्याकरण से ही बाहर है। चीजें जो है पिछले 70 साल में आपने क्या मजबूत किया, 60 साल में जवाब जो है यही चीज मजबूत किया। आज हम आप सुनिए, आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात हम करते हैं। आपने कभी बात नहीं किया। आपने क्या देश के अंदर देश की प्रोडक्ट की बात आपने क्या किया? देश में हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अपने देश को हर स्थिति में ऊपर किया। जिस विश्व गुरु की आप बात करते हैं ना, वो आपके अपनों ने दिया है। कम से कम गर्व करिए, उस पर अपनी इज्जत करना सीखिए। कोई संसाधन न होने के बाद देश आज इस स्थिति में है कि हर चीज बना सकते हैं, हर चीज बेच सकते हैं, हर चीज मंगा सकते हैं, अपने देश के हर युवक को रोजगार दे सकते हैं। उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे, तो शर्म आनी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि इन कम संसाधनों में हमने देश को यहाँ तक पहुँचाया। विश्व गुरु आप नहीं, विश्व गुरु हमने बनाया। आपको कहना चाहिए, अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। ये आपकी राजनीति का गंदा है। अब सुरेंद्र जी आप तो जवाब दे दीजिए, अब तो जवाब दे दीजिए, हमने कभी नहीं अब तो दे दीजिए भाई जवाब। या हमारे जो पुराने जो लोग थे वो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आ रहा हूँ ललन सिंह जी। आज देश खड़ा है, उसकी वजह से आप नहीं, तो बात कर रहा हूँ। सरकारें रही है, सारी सरकारें रही है, मानिए उसको। कोई एक व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, सरकारें भ्रष्ट नहीं होती थी। हमने तो क्या कहा कि सारी सरकारें नहीं होती है। आपने स्वयं कह रहे हैं, हमें नहीं बताइए, आप लोगों को जुमले में हमें फंसी मारे बार करते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, इनसे कुछ प्रश्नों का उत्तर भी ले लीजिए। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं केवल। ललन सिंह जी बात नहीं कर रहे, गोल बात तो आपको घुमा के ले आते हैं। 8 साल 14 के बाद, अरे 14 के बाद तो हमने किया। क्या हुआ, क्या है ये तो बता दीजिए, क्या हुआ है, हुआ क्या है ये बता दीजिए ना, यही तो पूछ रहे हैं आपसे भाई। सुधा जी भी यही पूछ रही हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं, क्या हुआ है, बड़ा बदलाव क्या हुआ, स्थितियों में कहाँ परिवर्तन है? सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको सवाल फिर से मैं कह देता हूँ। 4 फिंगर से जो डिस्प्यूट था वो और बड़ा हुआ, पेंगोंग पे जो डिस्प्यूट था बड़ा हुआ, अरुणाचल वाले बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट था बड़ा हुआ, तमाम चीज़ों पे जो डिस्प्यूट था बढ़ा, कहीं कम नहीं हुआ भाई, सुन लीजिए। और ये जो वांगी है, जो वहाँ के रक्षा मंत्री है, वो वहाँ के NSA भी हैं, मैं आपको बता दूँ, तो वो पॉलिसी भी डिजाइन करते हैं। इससे पहले हु जिनताओ थे, वो यहाँ पर डैम बना रहे थे, हमें भारत के 7 सिस्टर्स को हताहत करने के लिए। वो वहाँ पर हाइड्रोलिक डैम बना रहे थे, वो खुद भी हाइड्रोलिक इंजीनियर थे, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। उनके सपनों में माओ और ल्यूजिन आता है, हमारे सपनों में विवेकानंद आते हैं सिर्फ जयंती के दिन। आप समझिए गंभीरता को भाई सुरेंद्र जी, सवाल गंभीरता की हो रही है यहाँ पे। हमारे सपनों में विवेकानंद जयंती के दिन आते हैं, रोज नहीं आ रहे हैं। बात ये चल रही है कि भाई रोज आए तो हम अपनी अस्मिता की, हम अपनी सीमाओं की, हम अपने देश की, हम अपनी निष्ठाओं की, हम अपने उस समर्पण की रक्षा करें जहां से चंद्रशेखर और भगत सिंह निकलते थे, जिस देश से सुभाष निकलते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं कि राजनीति में ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये बयान तो हमें पूरी तरह याद है, मैं आपको 50 नेताओं के बयान गिना सकता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी और सबके। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत कॉन्क्लूड बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी
कि भाई लोग जो समझते, जो रिक्शा चलाता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं समझता। उसको ये समझ में आता है मेरे देश में क्या हो रहा है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही नहीं मिल रही है, मेरे देश को कौन आंख दिखा रहा है और मेरा देश उसको क्या जवाब दे रहा है। और आप उस रिक्शे वाले से कहेंगे ना कि आपको जान देनी है, वो सबसे पहले जान देने के लिए खड़ा होगा। भले ही सैनिक 22 लाख 25 लाख 28 लाख है, लेकिन 130 करोड़ लोग जान देने को तैयार है देश के लिए। तब बात पूछनी पड़ती है आपसे। आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल का जवाब गंभीरता से चाहिए होता है, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। अगर कांग्रेस बैठी होती तो उनसे भी पूछता मैं ये जवाब। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा लौटकर, मैं लौटकर आऊंगा, जवाब दीजिएगा गंभीरता से। ललन सिंह जी। चंद्रशेखर जी, बहुत आपने अच्छी बात कहा कि जो सरकार जिसकी होगी उससे पूछना पूरे आम जनता का फर्ज बनता है और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि LAC के ऊपर बहुत सख्त निगाह भारत सरकार को, क्योंकि लड़ने वाले तो फौजी होते हैं, लेकिन निर्देश और उनकी पूरी, चाहे वो सामरिक या लॉजिस्टिक या फौजी इक्विपमेंट, वो भारत सरकार का जिम्मेदारी होता है। और समय बहुत खराब है दुनिया की। यूक्रेन और रूस का महायुद्ध को आप देख सकते हैं। और आज का जो खबर है, चीन कितना बुद्धिमानी से दुनिया को बर्बाद करता है। आज कोलंबो के अंदर राष्ट्रपति के आवास में आम जनता घुस चुकी है और जो राष्ट्रपति जी हैं वो आवास को छोड़कर भाग गए और उन्होंने कहा है सेना से कि आप हमारे साथ मिल जाओ। सोचिए एक देश की हालात क्यों हुई कि प्रेसिडेंट आवास से भाग चुके हैं। इसका कारण पीछे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चीन है। तो चीन एक खतरनाक देश है, उसके ऊपर हमारा दबाव बहुत सख्त होना चाहिए। अगर वो S-400 लगाता है तो हमें S-500 सबसे पहली रसिया का डिप्लॉयमेंट आने के बाद वही करना है और ये होनी चाहिए। और एक बार अगर हमारा BRO वहां पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है तो कुछ चर्चा बड़े नेताओं के बीच में ये गोपनीय चीज होती है, सभी को नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हो रहा है। कार्यक्रम हमारा भी एक्टिव हो रहा है। ये मैं थोड़ी बहुत आपको बताने में अर्थ नहीं मानता हूँ, लेकिन जो गलतियां हुई है चाहे वो किसी के द्वारा हुई हो, लेकिन वो देश को इफेक्ट करती है। तो अगर किसी भी समय उनके पास कुछ हमारी जमीनें जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसको लेने का भी आक्रामक तरीके से, हालांकि जयशंकर जी बहुत ज्यादा आक्रामक बातचीत करते हैं, लेकिन दबाव के साथ करना पड़ेगा क्योंकि चीन के ऊपर पूरी दुनिया की दबाव है। वो दबाव सहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको मौका अब नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा हो सकता है। ललन सिंह जी, हम ये बाहर जाके कहानी थोड़ी सुनाएंगे, हमारे एक भाई ने भैया ऐसा कर दिया, दूसरे भाई ने ऐसा कर दिया, फिर ऐसे हो गया इसलिए हम ऐसे हो गए, ये कहानी थोड़ी सुनाएंगे। हम तो लड़ेंगे ना जाके या उसका प्रतिरोध करेंगे। आपने बहुत सही कहा। हमारे फौज में कहते हैं ऑर्डर के तौर पे होगा, स्पष्ट होगा, इलाका टेकरी उसके ऊपर कब्जा होगा और 5:10 से पहले होगा। अगर 10 के बाद होगा तो तुम ही मारे जाओगे AVP के बमबारी के अंदर। उसी तरह आपने जो कहा है वो बहुत सही। इसीलिए कुछ जनरल ये बता रहे हैं कि LAC के ऊपर जो भी है ठीक है, अगर मौका नुकसान वाला LOC की तरफ से हो रहा है तो एक सबक अंदर घुसकर पाकिस्तान को भी देना जरूरी है, क्योंकि ये भी अनावश्यक रूप से हमें डिस्टर्ब कर रहा है। एक नहीं दो दुश्मन हमारे भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और अगर आज आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है तो बाहरी सुरक्षा भी, उसके ऊपर भी स्पष्ट शब्दों में चीन को बताना होगा कि अगर 16वें दौर में आप कोई पक्का निर्णय नहीं करते तो हमारी मजबूरी है कि हम भी किसी मौके पे आक्रामक बन सकते हैं। मानता हूं कि हमारे से सामरिक दृष्टि उनकी मजबूत है, लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल, लेकिन हमारे हौसले तो बुलंद है ना ललन सिंह जी, हमारे हौसले तो बुलंद हैं। दुनिया के किसी बाजार में हथियार मिल जाएगा, लेकिन हिम्मत थोड़ी मिलेगी। हिम्मत तो हमारे पास है। हाँ, यही बात है कि हमारी जो फौज है वो PLA के अपेक्षा 5 गुनी ज्यादा ताकत रखती है। शौर्य और साहस केवल हथियारों और पैसे से और धन से और आदमी की तादाद से नहीं होती। उसके लिए मेजर शैतान सिंह जैसे अफसर भारत के अंदर अभी भी
बहुत है जो वजूद के लिए सुरेंद्र जी, अब तो सुरेंद्र जी वो बयान दे दीजिए, या तो ये कह दीजिए कि सुधा मिश्रा जी आप इतनी विद्वान हैं, आप ही बता दीजिए क्या होना चाहिए, या तो यही पूछ लेते आप तो वो भी बता देती दो बात। लेकिन अगर आपसे मैं सवाल की अपेक्षा कर रहा हूं तो आप वो सवाल दे दीजिए जिसको 130 करोड़ लोगों को इंतजार है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए सुधा मिश्रा जी दे या ललन बाबू दे या मैं दूं, देश के लिए जो है हर एक व्यक्ति जो है इस देश, ये देश जो है हर एक व्यक्ति का है, हर एक व्यक्ति इस देश के लिए जो है खड़ा है। जहां तक बात रहा बॉर्डर की बात है, जैसे अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे विदेश मंत्री है जिस प्रकार से आक्रामक होके उनको कहा या उन्होंने कहा, ये जो वार्ताएं जो कैंसिल हुई है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण ही भारत के तरफ से जो है ये कैंसिल, भारत ने नहीं माना उनका बात। और देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के बॉर्डर पर किसी भी हालत में कोई भी समझौता, राजनीतिक के लिए कोई भी समझौता देश नहीं करेगा, इस बात को आप मानिए। और जब तक इस देश के हर एक व्यक्ति 130 करोड़ की आबादी जब तक मजबूती के साथ और हौसले के साथ खड़े हैं, तो देश के अंदर जो है चाहे वो कितनों भी ताकतवर देश हो, वो भारत के तरफ जो है कभी भी देख नहीं सकता है। ये सबको पता है, ये आपने जो बयान दिया, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ये जो रोडें बन रही हैं, ये जो गांव बस रहे हैं, इसका क्या होगा? और उधर व्यापार भी चल रहा है। पास भी आ रहे हैं, हमने भी कई जगह जो है अपना जो सैनिक ताकत है वो बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। हमारे पास भी जो है उनके जवाब देने के लिए एक से एक जो है हम भी खरीद रहे हैं और हमारे पास भी बन रहे हैं। लेकिन एक खबर ये भी तो आनी चाहिए ना कि हमारा भी एयरक्राफ्ट, एक खबर भाई, एक खबर ये भी आनी चाहिए हमारा भी एयरक्राफ्ट गलती से चीन में घुस गया, एक खबर ये भी आनी चाहिए, कहीं तो आए, जरूरी है, हैं? ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बताओ आप। यही तो लोग इंतजार कर रहे हैं, यही तो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दे तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो जवाब दे ही रहे ना, आपका जवाब, हमारे यहाँ घुस गए और हम उनको नहीं भगाए, आप तो बिल्कुल या उनको हम फ्री छोड़ दिए, कब्जा के लिए छोड़ दिए, ऐसा तो है नहीं। हम तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान, ताकत से, बहुत बड़ा एहसान है ये देश पे भाई, कैसे चुकाएगा देश इस एहसान को? सुधा मिश्रा जी, क्या लगता है कि वो जो एक सार्थक संवाद है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो सार्थक संवाद कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने आना चाहिए और बिल्कुल निष्कर्ष स्वरूप होना चाहिए उसका? जी चंद्रशेखर जी, हमारा देश और हमारा धर्म और हमारा दर्शन ये युद्ध को नहीं मानता, ये हमारा अपना है, भारतीयता है ये। लेकिन जो सीमाओं पे बसे हुए देश हैं वो इस दर्शन को, इस बात को, इस विचार को नहीं मानते। फिर हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में ये बताया गया हमें कि अगर शत्रु आपके ऊपर आए, आपकी बातों को न माने, तो आपको छठे शाठ्यम समाचरित वाले उस पे आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे सीमा पे जितने देश हैं, जितने देशों की हम बात करें, एक धर्म के आधार पे बटा, वो अपने धर्म की बात करेगा। एक नास्तिक है, वो हमेशा ईश्वर की सत्ता को नकारेगा, वो अपने अनुसार बात करेगा। तो ऐसे जितने देश हैं, मैं सभी देशों के दर्शन की बात करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जब देखा होगा सेना अलग है राजनीति से, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसका जो अधिभार है देश की सुरक्षा पे है। पता नहीं सुरेंद्र भाई के घर में कोई आर्मी से होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे घर में, मेरे ससुराल और मेरे मायके दोनों में ज्यादा लोग आर्मी में हैं, कुछ आसाम राइफल्स में हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ कहीं पे भी हैं। तो मेरे घर में 74%, 75% लोग आर्मी में हैं, जो 2 महीने की छुट्टी में आते हैं एक साल में। तो मैं जानती हूँ उस तकलीफ को कि सेना में होने के बाद उसके परिवार को क्या तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं, समय समाप्त हो रहा है सुधा जी, समय समाप्त हो रहा है, पूरी बात कर लूं, बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की संप्रभुता और देश की स्वतंत्रता और देश की सेना की रक्षा के लिए हम तैयार रहें। बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी, सुधा मिश्रा जी, ललन सिंह जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अब वो सार्थक संवाद जनता के सामने आना चाहिए, और इस तरह के मामले जब भी आते हैं कहीं ना कहीं मनाहत होता है कि उनका एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ सीमा में घुस गया, तो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे घुस गया और क्यों घुस गया। कहीं ना कहीं जवाब
बड़ा आना चाहिए, ये 130 करोड़ जनता को अपेक्षा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।